तो मैं शुरू कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंड AS 109, जो आपके CA फाइनल का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है CA फाइनल FR में। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ये इस वाले चैप्टर के अंदर आप क्या करते हो, समझते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, फाइनेंशियल असेट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, इक्विटी क्या होती है, आपको इनको इनिशियल कैसे इनको रिकॉग्नाइज करना है, इनकी सब्सिक्वेंट एंट्रीज अपनी बुक्स में क्या क्या डालनी है, उसके बाद अगर इनमें मॉडिफिकेशन होता है तो उस मॉडिफिकेशन को कैसे अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करनी है, उसकी क्या एडजस्टमेंट रहने वाली है। अगर आपको इम्पेयरमेंट करना होता है कभी कभी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी का, तो उस केस में क्या क्या अकाउंटिंग रहने वाली है। फिर एक इसमें टॉपिक आता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी होती है। अगर उसका अर्ली रिडम्पशन हो जाता है तो वो कैसे करना होता है। इसमें आता है आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट की आपको एंट्री बताते हैं कि आपको डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करना है। और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 16 से 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो एक मेजर एग्ज़ाम में आपके मेजर चैप्टर यही है, मेजर टॉपिक यही है इंड AS 109। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहले कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते किसको हैं भाई। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो समझ ले सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक डेफिनेशन को। डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, वो आपके लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो क्रिएट करते हैं एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल असेट और दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। यानी कि एक कंपनी के लिए तो फाइनेंशियल असेट क्रिएट करेंगे, दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। A लिमिटेड है और ये B लिमिटेड है। A लिमिटेड ने लोन दिया B लिमिटेड को, तो जिस कंपनी ने लोन दिया उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल असेट। अब जिस कंपनी ने लोन लिया उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, यानी कि ये जो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। भाई ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू फाइनेंशियल असेट प्लस फाइनेंशियल लायबिलिटी प्लस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब एक इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। A लिमिटेड ने इशू किए इक्विटी शेयर्स किसके हो, कंपनी B को। तो इसके लिए तो क्या है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसके लिए क्या है, फाइनेंशियल असेट है भाई, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करी है दूसरी कंपनी में। इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही। अभी हम आगे देखेंगे अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट करती है तो वो फाइनेंशियल असेट होता है, जो हम फाइनेंशियल असेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इतनी सी बात थी कि फाइनेंशियल असेट हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए फाइनेंशियल असेट होती है, प्लस में नहीं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एक कंपनी को तो क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल असेट बना के दे रहे हैं, और दूसरी कंपनी के लिए वो क्या कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियल असेट देते हैं, नहीं तो फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी देते हैं, नहीं तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं दूसरी कंपनी के लिए। अब हमने इसमें 3 टर्म्स पढ़े, फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो अब इन तीनों का भी मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो फाइनेंशियल असेट हमारे ऐसी असेट्स हैं जो आपको मैं एक बार फाइनेंशियल असेट्स का एग्जांपल दूँ तो फाइनेंशियल असेट आपके लिए ऐसी असेट्स हैं जिनमें आपको कैश रिसीव होने वाला है या कोई दूसरी फाइनेंशियल असेट रिलेटेड नहीं, मतलब कुछ ना कुछ कैश की बात होनी चाहिए, वहाँ पर कैश होने चाहिए या फिर दूसरी फाइनेंशियल असेट होनी चाहिए आपके पास, तो वो फाइनेंशियल असेट मानी जाती है। ऐसी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको कैश पे करना है या आपको कोई दूसरी फाइनेंशियल असेट पे करनी है, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है। मतलब कैश से रिलेटेड यानी फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल असेट बनेगा। तो फाइनेंशियल असेट पे आते हैं वापस हम कि फॉलोइंग असेट आर फाइनेंशियल असेट।
ये जो कुछ नीचे 4 असेट दी हुई हैं ये फाइनेंशियल असेट है, इनको याद कर लेना। ये 4 असेट आपकी हमेशा फाइनेंशियल असेट होंगी। कैश और बैंक के बैलेंस जो है आपके लिए फाइनेंशियल असेट है। जिस कंपनी के बैलेंस शीट में कैश और बैंक पड़ा है वो उसके लिए फाइनेंशियल असेट है। दूसरा, इस वाले पॉइंट को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा बहुत ही डिटेल में। दूसरा, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो जिस कंपनी ने वो शेयर्स खरीदे हुए हैं ना, तो उसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट है और दूसरी कंपनी ने फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर रिलायंस ने TCS के शेयर खरीदे हुए हैं, तो रिलायंस के लिए जो TCS के शेयर्स हैं ना वो फाइनेंशियल एसेट है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, पोटेंशियली अनफेवरेबल डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट। अगर कोई कंपनी के पास पोटेंशियली अनफेवरेबल कोई डेरिवेटिव असेट पड़ी है जो उसके फेवर में है, मतलब फेवरेबल है। डेरिवेटिव असेट का मतलब होता है ऐसी फाइनेंशियल असेट जिसको आप एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आप उस पर बैटिंग कर रहे हो। आपने कोई ऐसी आप उस पर कोई गेम खेल रहे हो, ऐसा हारने जीतने वाला। अगर आप हारने वाले हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, लेकिन अगर आप जीतने वाले हो उस असेट से, कुछ ना कुछ आपको पैसा आने वाला है, यानी कि आप उस बैटिंग के गेम से आपको कोई ना कोई फेवरेबल कैश आउटफ्लो होने वाला है, मतलब आपके पास कैश आने वाला है, तो वो आपके लिए क्या है, फाइनेंशियल असेट है। अब हम अपने पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। मेन जो पॉइंट है, आपको अगर कोई चीज़ को पता करना है ये फाइनेंशियल असेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये वाला फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल असेट में क्या होता है, आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है रिसीव करने का कैश। आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है कि आप कैश रिसीव कर सकते हो। अगर आपको किसी से कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो वो हमेशा आपके लिए फाइनेंशियल असेट मानी जाएगी वो चीज़ आपके लिए। या आपके पास कोई दूसरी फाइनेंशियल असेट रिसीव करने का, या तो कैश में रिसीव हो रही है, राइट है आपके पास कि आपको कैश मिलेगा या फिर फाइनेंशियल असेट मिलेगी, तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा फाइनेंशियल असेट बनी जाएगी। अब कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होता है वो देखो। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से होना चाहिए, वो आपको ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है आपके और सामने वाली पार्टी के बीच, तो वो राइट जो आपके पास आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लो, आपको इनकम टैक्स का रिफंड आने वाला है। इनकम टैक्स रिफंडेबल आ रहा है आपकी बैलेंस शीट में, मतलब आपने ITR भरी है अपनी और आपने देखा कि आपको इनकम टैक्स रिफंड आने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी, वो फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि आपके पास कैश रिसीव करने का राइट तो है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, क्योंकि ये सरकार और आपके पास में कोई भी सरकार और आपके बीच में, यानी कि गवर्नमेंट और आपके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये आपके लिए स्टैट्यूटरी राइट है, यानी कि आपके पास कानूनी अधिकार है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। तो इस इनकम टैक्स रिफंडेबल के जो अमाउंट को आप फाइनेंशियल एसेट नहीं मानोगे, और आप इसे फाइनेंशियल एसेट ना मान के इस पर इंडेक्स 109 की अकाउंटिंग भी नहीं करोगे इसको, ना ही आप फाइनेंशियल एसेट के अंदर दिखाओगे। तो आप कभी भी किसी भी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट खोल के देख लेना, जो इनकम टैक्स रिफंडेबल या फिर पेबल जो होते हैं ना, ये गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के ड्यूज़ या रिसीव हैं, इनमें आपको स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब आपके कानून से मिले हुए अधिकार है, उनसे आपको कैश आ रहा है या आपको केस पे करने की लाइबिलिटी आ रही है, तो ये आपके लिए कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं होते, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होंगे आपके लिए, तो इन पे कभी फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं माना जाता। ये आपके हमेशा अदर करंट एसेट या अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपने फाइनेंशियल एसेट को समझ लिया होगा। फाइनेंशियल एसेट में हमने देखा था कैश की बातें हो रही हैं या फिर हमें कोई दूसरी फाइनेंशियल एसेट मिल रही है। अगर हमने एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो वो जिस कंपनी ने खरीद रखे हैं उसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि उसके पास जब भी वो उस एसेट को सेल कर देगी, यानी कि उस शेयर्स को सेल कर देगी, तो उसके पास कैश आ जाएगा ना, कैश रिसीव करने का राइट है ना उसके पास। वो कंपनी को भी सेल कर सकती है, कंपनी भी कभी बाई बैक कर सकती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो फाइनेंशियल असेट्स के, चलो आप पहचानना इसमें फाइनेंशियल असेट है या नहीं है। तो पहला है लोन गिवन बाय कंपनी। टाटा मोटर्स ने लोन दिया है अपनी कंपनी को, अपनी सब्सिडरी कंपनी एक्स लिमिटेड को।
अब ये जो लोन दिया है ये टाटा मोटर्स के लिए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फाइनेंशियल असेट है। सबसे पहले लोन दिया है तो मतलब असेट है हमारे लिए, लेकिन ये फाइनेंशियल असेट है, बिल्कुल है। क्योंकि आप ये वाली कंडीशन चेक करो, यहाँ पे उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है रिसीव करने का कैश, क्योंकि भाई लोन फ्री में तोड़ने दिया है, लोन कभी ना कभी तो कंपनी वापस मांगेगी, तो राइट तो है कंपनी के पास कि वो कंपनी लोन वापस लेगी। कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दे रखा है, तो कंपनी ए के लिए वो क्या है, फाइनेंशियल असेट है। अगर कंपनी ए ने कंपनी बी के बॉन्ड्स या डिवेंचर खरीदे हुए हैं, तो जिस कंपनी ने, ये कंपनी ए ने जिसने खरीदे हुए हैं, उसके लिए वो क्या है, फाइनेंशियल असेट है। अगर रिलायंस लिमिटेड ने टाटा मोटर्स के कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो रिलायंस लिमिटेड के लिए वो क्या होंगे, हमेशा फाइनेंशियल असेट माने जाएंगे। यानी कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदती है, तो वो कंपनी के लिए वो इन्वेस्टमेंट को हमेशा फाइनेंशियल असेट माना जाएगा। अगर और एक कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो उसके लिए क्या माने जाते हैं, फाइनेंशियल असेट माने जाते हैं। कैश और बैंक के बैलेंसेज है, वो फाइनेंशियल असेट है कंपनी के। अब इनकम टैक्स रिफंडेबल के, मैंने जैसे ऊपर आपको बताया था, इनकम टैक्स रिफंडेबल में आपके पास राइट तो है कैसे रिसीव करने का, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं, स्टैट्यूटरी है। यानी कि आपके पास कानूनी अधिकार है कि आप सरकार से पैसा ले सकते हो, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, तो इसलिए वो 109 में नहीं आएगा। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट आप आज ही कर सकते हो, लेकिन उनका फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ऐसे खर्चों से आपको सिर्फ फ़ायदा मिलने वाला है, ना कि कैश मिलने वाला है। तो इस केस में आपके पास ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट तो है नहीं, साथ ही साथ ये किसी कंपनी के फाइनेंशियल इक्विटी शेयर्स भी नहीं है, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। तीसरी बात आती है कि इनके अगेंस्ट में, प्रीपेड एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में आपके पास ऐसा कोई राइट भी नहीं है कि आपके पास कैश रिसीव करने का राइट है, या फिर फाइनेंशियल असेट दूसरी कोई फाइनेंशियल असेट रिसीव हो जाएगी आपको इससे तो आपको जो आपने खर्चे आज कर दिए उनके बेनिफिट फ्यूचर में मिलेंगे। तो ये भी फाइनेंशियल असेट नहीं है आपके लिए, और ना ही इस पर फाइनेंशियल असेट की बात होगी, 109 की बात नहीं होगी। उसके बाद आपने अपने सप्लायर्स को एडवांस दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको L&T कंपनी है, L&T कंपनी ने अंबुजा सीमेंट को 100 करोड़ रुपए, नहीं सॉरी ज़्यादा हो गया, 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया हुआ है। किस लिए, सीमेंट खरीदने के लिए। इसको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये इसका एक सप्लायर है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट को क्या है, 1 करोड़ रुपए एडवांस दिए कि भाई मेरे को रात में जब भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े, तो तू मेरे को इस 1 करोड़ से सीमेंट दे दियो, मेरा बिजनेस ना रुके। तो इस चक्कर में इसने 1 करोड़ रुपए एडवांस दे रखा है। तो ये 1 करोड़ रुपए जो दे रखे हैं एडवांस, ये क्या फाइनेंशियल असेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। यहाँ पे आपने एडवांस दे रखा है सप्लायर को अपने, यानी कि आपने एडवांस में पैसा दे दिया है जो आपको गुड्स बाद में मिलने वाला है। तो ये भी सिमिलर टू प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। आपने मतलब आपको इस एडवांस के अगेंस्ट में कोई भी कैश नहीं मिलने वाला, ना ही कोई फाइनेंशियल असेट मिलने वाली। इसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलने वाला है, आपको सीमेंट मिलने वाली है, यानी कि आपको गुड्स मिलने वाले हैं, या फिर गुड्स या सर्विस के लिए आपने एडवांस दिया हुआ है, तो वो भी 109 के अंदर नहीं आएगा, ना ही वो फाइनेंशियल असेट माना जाएगा। अब फाइनेंशियल गारंटी, इसको होल्ड कर दो, इसको हम लाइबिलिटी वाले के साथ पढ़ेंगे, फाइनेंशियल गारंटी के। उसके बाद आपकी फैक्ट्री में इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्या आपको उस स्टॉक के अगेंस्ट में आपके पास राइट है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आप उससे कैश ले सको। नहीं, जब तक वो सेल नहीं कर देते, आप अपने डेटर को सेल नहीं कर देते, और डेटर से आपके पास पैसा मांगने का राइट है, लेकिन इन्वेंट्री से कोई राइट नहीं है। तो इसलिए इन्वेंट्री भी आपकी फाइनेंशियल असेट नहीं बनेगी। उसके बाद आपके पास फिक्स असेट्स हैं, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, तो वो भी आपके लिए फाइनेंशियल असेट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास राइट ऑफ यूज़ असेट है, मतलब आपके पास किसी असेट को यूज़ करने का राइट है, तो वो भी आपके पास असेट को यूज़ करने का राइट है, लेकिन वो फाइनेंशियल असेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारा है रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपके पास आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है जो रिफंडेबल है, तो उस केस में आपके पास राइट है कि वो उससे आप कैश ले सकते हो और उसको रिफ़ंड करवा सकते हो।
तो ये आपके लिए फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। आपके ऊपर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आपको कोई लायबिलिटी है कि आपको डिलीवर करना है कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट, या आपके पास या आपके पार्ट पे कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है जिसमें आपको अपने ही वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने होंगे। ऐसे आपको पता नहीं है कि कितने शेयर इशू करने हैं, लेकिन वो वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, मतलब आज की डेट में अपने को नहीं पता वो कितने शेयर होंगे, कितने शेयर होंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये उस कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, अब L&T वाले एग्जांपल में हमने देखा था L&T अंबुजा से क्या लेता है, सीमेंट लेता है। तो L&T ने 10 करोड़ की सीमेंट ली, लेकिन L&T कंपनी ने अंबुजा सीमेंट को बोला कि तू मेरे को फलाना तारीख पे 10 करोड़ की सीमेंट दे दियो, लेकिन इसकी जो सीमेंट के लिए 10 करोड़ की सीमेंट की जो पेमेंट है मैं तेरे को कैश में नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं तेरे को अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर दे दूँगा। सपोज़ करो उस दिन L&T के शेयर का भाव 800 रुपये था, जिस भी डेट पे उसको अपनी गुड्स लेनी है। अभी नहीं पता वो फ्यूचर में वो डेट आएगी, उस दिन जो शेयर का प्राइस होगा उतने शेयर L&T इसको इशू करके 10 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ डिवाइड बाय 800 रुपये, इतने शेयर इसको इशू कर देगी। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे और इसको पेमेंट कर देगी। L&T का शेयर्स में पेमेंट कर दी, ठीक है, पेमेंट इन शेयर्स है। तो ये L&T जो इशू कर रही है ये शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू करके पेमेंट कर रही है, तो ये इसके लिए इक्विटी शेयर्स ना होकर फाइनेंशियल लायबिलिटी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी है जो अनफेवरेबल है। डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी मैंने देखा था कि आप कुछ बैटिंग कर रहे हो, बैटिंग में आपको लग रहा है कि आपको नुकसान होने वाला है, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाएगी। आइए अब एग्जांपल देखते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या क्या होती है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब है बोरोइंग टेकन बाय कंपनी। अगर रिलायंस के पास वैसे तो लोन की ज़रूरत नहीं है रिलायंस को, फिर भी सपोज़ करो SBI से रिलायंस ने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है, तो ये रिलायंस के लिए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी है। और इसको फ्यूचर में क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू पे कैश, क्योंकि लोन क्या हुआ होगा, एग्रीमेंट में मिला होगा SBI से, कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा कि इतने % हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इतना आप EMI देते रहना। तो यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कंपनी के बिहाफ पे कंपनी को पेमेंट करने की बैंक को, तो इसलिए ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी माना जाएगा। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर को पैसा पे करने की लायबिलिटी है, तो मतलब कैश देना होगा, तो उस केस में भी आपके पास ऑब्लिगेशन है डिलीवर कैश। इनकम टैक्स पेबल जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल, तो इसलिए आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। और ऐसी GST की लायबिलिटी है, PF की लायबिलिटी है, EAC की लायबिलिटी है, ये सारी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अब आपने अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आपके पास मान लो 15 करोड़ रुपए एडवांस आ रखे हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो इसको आप फाइनेंशियल लायबिलिटी मानो या ना मानो, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी मानोगे या नहीं मानोगे, तो क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या आपको इससे कोई कैश डिलीवर करना है। 15 करोड़ जो आपने कस्टमर से आया है आपके पास, क्या आपको कोई कैश डिलीवर करना है या कोई और फाइनेंशियल एसेट देने की लायबिलिटी है आपके ऊपर, नहीं ना, तो आपके लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि सपोज़ करिए 15 करोड़ रुपए ना फिर से L&T कंपनी को ही मिला था, और ये एक NTPC लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था बिल्डिंग बनाने का 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था L&T को कि मेरे ऑफिस की बिल्डिंग बना दे, और इस बिल्डिंग के बदले में उसने 15 करोड़ आज दे दिया कि 15 करोड़ एडवांस रख, बाकी ये पैसा काम होने के या फिर साथ मिलता रहेगा, जैसे जैसे उसके खर्च होंगे वैसे मिलता रहेगा। तो अब इस केस में इस 15 करोड़ रुपए ये जो L&T कंपनी है इसको
लौट आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कैश में कभी एनटीपीसी को देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। इसका नेचर क्या है कि भाई 15 करोड़ तू अपने यूज़ कर, बिल्डिंग बना, बिल्डिंग में यूज़ कर, जैसे ही ये बिल्डिंग बन जाएगी, जब तू मेरे से कंसिडरेशन यानी कि मैं तेरे को 150 करोड़ दूंगा ना, उसमें से ये पैसा काट लूँगा एडवांस। ये तो मैंने एज एडवांस दे दिया ताकि तू मेरी बिल्डिंग के लिए खर्चे कर सके इनिशियल। तो ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। इसके अगेंस्ट में आपको कुछ कैश नहीं देना, ना ही फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं, इसके अगेंस्ट में आपको सर्विसेज देनी है कंस्ट्रक्शन की। अब नेक्स्ट एग्जांपल है